नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी में भगवाधारी आएंगे या अखिलेश यूपी में लाल रंग लहराएगा या भगवा लहराएगा, या इस सियासी समर का नतीजा कुछ और होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार को जैसे ही हुआ, राज्य की दो बड़ी पार्टियों में तुरंत 2022 से 27 के लिए सीएम की कुर्सी पर अपना दावा ठोक दिया। चूंकि चुनाव डिजिटल और वर्चुअल की दुनिया में हो रहा है, इसलिए वार और प्रतिवार भी वहीं से किए जा रहे हैं। ऐसे में यूपी का सियासी समर बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं। हिंदुत्व की पिच पर मोदी के पसंदीदा खिलाड़ी है योगी। यूपी में लाल रंग लहराएगा या भगवा फहराएगा? यूपी में नीला होगा आसमान या गुलाबी बढ़ाएगा मान? यूपी में छाई रंग की लड़ाई। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लग गई है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इस बार लगभग 15 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करेंगे। चुनाव तो वैसे 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन केंद्र में उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है, पिछले 3 दशक में कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं लौटी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ इस रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास जरूर गढ़ना चाहेंगे। योगी पहली पसंद क्यों? मुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया, माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई की। भले ही मुठभेड़ों पर सवाल उठते रहे, लेकिन उनकी साफ सुथरी छवि ने इस पर पर्दा डाल दिया। सीएम पर भाई भतीजावाद का कोई आरोप नहीं है। हालांकि कई बार उन पर उच्च जाति के ठाकुरों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है। आरोपों को पूरी तरह से ठीक वैसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह सहित सरकार के शीर्ष अधिकारी ब्राह्मण हैं, जबकि डीजीपी वैश्य समुदाय से आते हैं। वहीं सीएम योगी का कहना है कि कोई भारत विरोधी या हिंदू विरोधी तत्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं करेगा। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी। लाल रंग लहराएंगे क्या अखिलेश यादव आएंगे? अखिलेश इस बार बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने वाले जातिगत समीकरण को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सपा को पूर्व में ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में एसबीएसपी का और पश्चिम में रालोद का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा कुर्मी बहुल अपना दल के एक धड़ साथ हैं, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव भी अखिलेश के साथ दिख रहे हैं। साफ होना तय है और 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, शून्य उनका बिल होगा। साथ ही साथ आगे पढ़ाई करने वाले नौजवानों को लैपटॉप भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी ने मन बना लिया, अभी ट्वीट भी हो गया, उस पर लगातार वो ट्रेंड भी कर रहा है। 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। ये तो वर्कर्स और जनता तय कर रही है कि किस तरीके से वो ले रहे हैं इस बात को। जहाँ तक ट्रेंड का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। कांग्रेस का इक्का बना पिंक मैनिफेस्टो। करीब 32 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस यूपी की राजनीति में लौटने का प्रयास कर रही है।
लंबे समय से कांग्रेस का तुरुप का पत्ता मानी जाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरा ध्यान यूपी पर है। अपने पिंक मैनिफेस्टो के साथ वह महिला मतदाताओं के माध्यम से जीत का फॉर्मूला तलाशने की कोशिश कर रही हैं। अगर कांग्रेस अपनी स्थिति में काफी सुधार करती है तो प्रियंका खुद को पार्टी के अगुवा के रूप में स्थापित कर लेंगी। अन्यथा 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए कठिन हो सकता है। देखिए, दावा करने वाले समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से, व्यवहारिक तौर से स्पष्ट रूप से कहा है कि जब किसानों को आवश्यकता थी किसी राजनीतिक सपोर्ट की तो कांग्रेस पार्टी थी और कोई नहीं था। और बाकी जब प्रदेश में जगह जगह पर हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, उसमें कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता नहीं जा रहा था और केवल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी जी वो हमेशा जा रही थी। तो लोगों से जो जुड़ाव है वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी इसलिए सही ढंग से क्लेम कर सकती है कि सबसे ज़्यादा जो विधायक बनेंगे वो कांग्रेस पार्टी के होंगे और सरकार कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी। नीले रंग का साथी हाफता हाथी। मायावती की बसपा की किस्मत 2012 से ही खराब चल रही है। 2017 के बाद से 19 विधायकों को बर्खास्त कर दिया गया था या उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इनमें से ज्यादातर एसपी में चले गए। जहां पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा दलित ब्राह्मण भाईचारे के पुराने जाति फॉर्मूले को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं मायावती आश्चर्यजनक रूप से चुप हैं। अन्य दल भी आजमा रहे किस्मत। एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि पार्टी को भारी मुस्लिम समर्थन मिल सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सपा के साथ गठजोड़ के शुरुआती प्रयासों के बाद चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। अपने मुफ्त बिजली और रोजगार के वादों के साथ आप शहरी मतदाताओं के एक वर्ग को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अपना मैसेज, अपना संदेश इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जनता को अपना संदेश देंगे कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्रा पर नहीं, मुद्दा पर लड़ना चाहते हैं और मुद्दा ये है कि 300 यूनिट बिजली फ्री लोगों को कैसे मिलेगी, वो आम आदमी पार्टी दे सकती है। पुराने बकाया माफ करेंगे, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर महीने नौजवानों को देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे हर साल, 1,000 रुपये माताओं बहनों को हर महीने देने का ऐलान हमने किया है और ये केजरीवाल जी की गारंटी है। इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। इन्हीं मुद्दों को पर्चे के माध्यम से, वर्चुअल रैली के माध्यम से। बहरहाल मुसलमान वोटर राज्य भर में बीजेपी को सबसे मजबूत चुनौती देने वाले का समर्थन कर सकते हैं। चुनाव प्रचार हिंदुत्व के पिच पर केंद्रित है और मोदी योगी इसके पथ प्रदर्शक हैं। बीजेपी भावनात्मक मुद्दों और अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में काशी धाम कॉरिडोर के निर्माण के साथ सत्ता विरोधी लहर को छिपाने की कोशिश करेगी। सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए पार्टी बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों का टिकट भी काट सकती है। हवा चाहे जिस भी तरफ चले, भारत के सबसे बड़े राज्य के लिए लड़ाई हमेशा की तरह एक दिलचस्प लड़ाई होगी। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। मुकेश त्यागी बीजेपी से, कार्तिकेय सिंह कांग्रेस से और योगेश सोनी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले बीजेपी के पास चलेंगे। मुकेश त्यागी जी, राजनीति ऐसी हो गई है कि इत्र छिड़क के और अंग्रेज की ड्योढ़ी पर पहुंच गई है। ये जो रंगों में बांटा जा रहा है, तो ये लगता है आपको ठीक है? ये जो रंगों में बांटा जाना, देश को, प्रदेश को, जाति को, मजहब को, लोगों को? नहीं, मैं समझता हूँ आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। और चंद्रशेखर जी, आपका जो ये सवाल है, मैं समझता हूँ कि एक तो आपके इसमें स्टूडियो से इको आ रही है, वो तो आप सुन लिया होगा, तो अगर कम आप कर देंगे उसको। हाँ, जरा दुरुस्त करवा।
देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत व्यापक रूप है। वो इस संकीर्ण जातीय और इस पे विश्वास नहीं करती है। हम लोगों का, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये हम लोग जो है खाली राजनीतिक मंत्र नहीं है, ये हमारा अंदर का आंतरिक मूल्य है, हमारे सिद्धांत हैं कि देश के अगर व्यापक आपको प्रगति चाहिए तो सभी का विकास होना चाहिए। तभी 2017 के चुनाव में लोगों ने जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके योगी जी को 325 400 वोट मिले थे। अगर जातीय समीकरण के आधार पे हम होते तो शायद हम बहुत से जातीय समीकरण से वंचित रह जाते। तो ये तो हमारा बड़ा मजबूत आधार है कि हमने न जाति में कोई इस प्रकार की भेदभाव की और ना हम इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप देख लीजिए योगी जी के तमाम उसमें कहाँ पर कौन सी जाति के खिलाफ काम किया गया है, कौन सी जाति को जो है फेवरेटिज्म की गई है, मैं समझता हूँ पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। उन्होंने सभी जातियों को अपने गले से लगाया है, उनका सम्मान दिया है। और जो भी नीतियों का एप्लीकेशन हो, चाहे वो गैस के चूल्हे हो, चाहे आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजनाओं, तमाम योजनाओं को मैं गिना सकता हूँ जहाँ पे बिना जाति के आधार पर उनको आवंटन किए गए, उनके जो अकाउंट में पैसा है। एक भी मुझे आप उदाहरण बता दीजिए कि जातिगत इसमें जो है बता रहे हैं आप कह रहे हैं तो बता रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग पोस्टर लगे, लेकिन जब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का देवबंद में उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया, तो वहां एक पोस्टर लगा, काम भी लगाम भी जी। अब ये जो क्या गलत है, ये जो तमाम आपके अंतर्निहित जो ये स्लोगन होते हैं, अब इनको लोग समझते तो है त्यागी जी, ऐसी बात तो नहीं है, नहीं समझते होंगे। नहीं, आप ये देखिए कि हमारे अंदर हमारा जो समाज है उस पे किस प्रकार से कुठाराघात हुए हैं। यहाँ पर आतंकवादियों ने अपना पैर जमाया है। तो ये एटीएस की जो स्थापना की गई है, ये खाली देवबंद में नहीं की गई है, बल्कि कई शहरों के अंदर की गई है। मेरठ के अंदर की गई है, आजमगढ़ के अंदर की गई है। नहीं, पोस्टर देखिए, पोस्टर तो अब ये आप पोस्टर का आप इशारा अपने जैसे जिसकी रही नीयत वैसी उसको मूरत देखती है। तो ये अगर मूरत देखी तैसी जागी रही भावना जैसी जागी रही, लेकिन भावना तो लोकतंत्र की है हमारे भीतर। नहीं, भावना लोकतंत्र की हमारे सभी के अंदर है। हम लोग लोकतंत्र के ही चुनाव लड़कर के जीतते हैं। हम किसी को इन्फ्लुएंस करके या वो नहीं करके। जहाँ तक जातिगत देखिए तो आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी कितनी जातिगत राजनीति करती है। मौलाना मुलायम सिंह यादव कहलाते हैं। मायावती जी को देख लीजिए कितनी वो जातिगत। अब तो नया दौर आ चुका है समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव का नहीं आ चुका है, लेकिन इनका आप जो है व्यवस्था तो पूरी देख लीजिए, राजनीतिक व्यवस्था पूरी जाति के आधार पर है, पूरी जाति के आधार पर है, कहीं 100% जाति का उस पर है। ठीक है, आप ठीक है मुकेश त्यागी जी, एक बार पहले फेरा ले लिया जाए सबका, फिर मैं आऊंगा आपके पास लौट के। कार्तिकेय सिंह जी, देखिए आप कहने लगे कि आपने नारा दिया उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उसके बाद आपने पिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिंक पे पूरा एक गुलाबी मैं कर दिया उत्तर प्रदेश को। लेकिन बनारस में आपके कार्यालय को गुलाबी कर दिया गया तो आप चिढ़ गए, आपने चिट्ठी जारी कर दी आपके वहाँ जिला अध्यक्ष ने कि इसे गुलाबी ना किया जाए। जब आप उत्तर प्रदेश को पूरा गुलाबी करना चाहते हैं 40% टिकट देके, तो आपके कार्यालय को बनारस में गुलाबी क्यों नहीं होने देना चाहते हैं? रंगों से प्रेम भी है, रंगों से परहेज भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर जी। मैं अपनी बात से शुरू करूंगा। आपने शुरुआत में रंगों की बात करी। कांग्रेस पार्टी रंगों की बात नहीं करती, रंगों की बात करती कि मैंने तिरंगा डाल रखा है, हम इसकी बात करते हैं। अभी आपने देखा कि आज में ही आपने देखा, कई ट्वीट में देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में कह रहा है कि 10 मार्च को आ रहे हैं भगवाधारी। सपा वाले कह रहे हैं कि आ रहे हैं अखिलेश। जनता को चाहिए, जनता के मुद्दों को चाहिए, रंगों की जरूरत नहीं है। ये किस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धर्मों में बांटा जाता है। आज कुछ दिन पहले भी योगी जी ने बोला कि हमारे साथ बनाम 20 है, मतलब 80% जनता बनाम 20% जनता है। तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो 20% में किस धर्म को और किस रंग को रख रहे हैं। और रही रंगों की बात, तो हमने महिलाओं का मुद्दा उठाया है।
हमें रंग से कि हमने वहां पिंक रंग दिखा दिया उससे मतलब नहीं है। हाँ, अगर महिलाओं के खिलाफ बात होगी तब कांग्रेस पार्टी आएगी, महिलाओं के रोजगार की बात होगी तब कांग्रेस पार्टी आएगी, हाथरस जैसा हत्याकांड होगा, एक बच्ची के साथ उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा तब कांग्रेस पार्टी आएगी। तो कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे आएगी, रंगों पे नहीं आएगी। ये इतिहास में टाइम ऐसा हो गया, जिन्ना आ गए, औरंगजेब आ गए, ये तो यूपी की जनता तय करेगी कि ऐसा क्या हो जाता है कि चुनाव आते ही जिन्ना औरंगजेब को पाकिस्तान से यहाँ उठा लाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि खतरा एकदम से पैदा हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि इस बार प्रधानमंत्री की जान को खतरा पैदा हो गया। तो देश की जनता और इस प्रदेश की जनता जो बहुत जागरूक जनता है वो इस बात को समझ रही है कि मुद्दों को किस तरीके से धर्मों की राजनीति में भटकाया जा रहा है और रंगों में बांटा जा रहा है। बिल्कुल। योगेश जी, आवाज मिल रही है आपको? योगेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मैं मुकेश जी आपके पास आऊंगा लौटकर। मुकेश जी, दरअसल ये जो कहा जा रहा है, ट्वीट भी किए जा रहे हैं, आ रहे हैं भगवाधारी, वो सपा कह रही है आ रहे हैं अखिलेश, ये कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? ये कहाँ से आ रहे हैं? ये बड़ा ये हास्यास्पद सा हो गया है। आ कहाँ से रहे हैं सब लोग? देखिए, ये सब खिच्चानी बिल्ली खंबा खसौटे। हमारी जीत जो है निश्चित है। हम लोगों का इस बार जो जनाधिकार है, मुझे लगता है उससे पहले से भी बड़ा प्रचंड आएगा। तो योगी जी तो एक बहुत अपने कार्य शक्ति के आधार पर इस चुनाव के आगे लड़ रहे हैं और उनको पता है कि उनकी नीतियां और उन्होंने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लगातार पिछले 5 साल तक काम किया है, उनका काम बोलता है। तो ये भगवाधारी और ये सब कह करके इतने बड़े व्यापक योगदान कमजोर करने की एक मुहिम है। योगी जी को ना तो ये भगवा ठीक है, उनका वस्त्र है, भगवा उनका एक सनातनी धर्म है, परंतु वो राजनीतिक आधार नहीं, राजनीतिक आधार है उनका काम। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस तरह के स्लोगन्स को ज्यादा तूल ना ली जाए तो वो बेहतर है। नहीं, हम तूल कहाँ दे रहे हैं, वो तो आप पोस्ट करते हैं, हम कहाँ, हम तो पूछते हैं सवाल कि ये जो पोस्ट किया गया है, देखिए आराम से मुझे लगा, आपको मुझे पता चला बीमारी से उठ के भी आए हैं, तो मैं तो बड़ा आराम से आपसे पूछ रहा हूँ कि दरअसल ये तो आप ही लोग पोस्ट करते हैं तो आपसे जवाब मांगा जाता है। अब ये रंग जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि रंगरेज की ड्योढ़ी से लोकतंत्र जिंदा होगा। अब यूँ तो देखिए, नीले रंग पर भी प्रहार हो रहा है कि हाथी है ढीला, और लाल टोपी के ऊपर भी हो रहा है। तो बताइए लाल टोपी के ऊपर क्या हो रहा है, फिर वो भी बता देंगे भगवा के ऊपर क्या हो रहा है। लाल टोपी पर काफी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, आपको पता है कि किस प्रकार से को लेकर के अभी लाल टोपी जो है कभी मंदिर में जाती है, कभी मस्जिद में जाती है, तो उनका जो संतुलन है वो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। वो ये नहीं समझ मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो आप ये जो एक लगातार त्रिशंकु वाली स्थिति समाजवादी पार्टी की बनी हुई है कि कौन से रंग को मैं अपने साथ लूं, लाल रंग का साथ लूं तो फिर शायद हरा रंग को भी उनको बिगड़ने की संभावनाएं नजर आती हैं। तो ये जो रंगों की राजनीति है, मैं समझता हूँ ये तो हमारे देश की प्राचीन उससे चली आ रही है राजनीति। ऐसे AMIM भी हरी राजनीति करते हैं। तो हर आदमी को अपनी अपनी राजनीति चमकाने का, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन है, चुनाव है, सब अपने अपने हथकंडे अपनाएंगे। परंतु जहाँ तक हमारा प्रश्न है बीजेपी का, हमारा बहुत दूरगामी भारतीय राष्ट्र हित है, उसके लेकर के हम कहीं भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई छोटे मोटे इधर उधर के कोई इस टाइप के हो जाएं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाइल्यूशन होगा। बिल्कुल, लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि रंगों के ऊपर बहुत चर्चा चलती जा रही है और रंगों के ऊपर कहीं चुनाव को भी कंसंट्रेट करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सवाल उठाना पड़ता है। कार्तिकेय सिंह जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। कार्तिकेय सिंह जी, ये जो कहा जा रहा है अखिलेश आ रहे हैं, भगवाधारी आ रहे हैं, ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? ये सब लोग यहाँ नहीं थे क्या? सब लोग नारा पूरा हो नहीं पाया। ना आ रहे हैं भगवाधारी, ना आ रहे हैं अखिलेश, आ रही है 10 मार्च को कांग्रेस। ये नारा ये है, ये पूरा शायद करना भूल गए, तो ये नारा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ।
नहीं, मैंने बताया कि आगे पूरा तो वो कर नहीं पाए 10 मार्च को पूरा। उससे पहले मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा दूं इस नारे को, जो असलियत है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही मुकेश जी ने, कि राजनीतिक सिद्धांत भाजपा का यही है कि चुनाव से पहले आपने क्या किया है आप नहीं बता सकते, आप क्या करेंगे आप नहीं बताने वाले, क्योंकि आप कर नहीं पाते हैं। ये केंद्र की सरकार के साथ भी लोगों ने देखा है और राज्य में भी देखा है। तो आपका काम है रंगों में, धर्मों में बांटना, ताकि वोटर डिवाइड हो पाए, एक नफरत का माहौल पैदा हो पाए। वरना क्या जरूरत है एक सूबे के मुख्यमंत्री को ये कहना कि 80% जनता हमारे साथ है। वो भूल गए कि संविधान में, जब आप संविधान की शपथ लेते हैं, तो आप जो 100% जनता होती है प्रदेश की, आप उसके मुख्यमंत्री होते हो। आप ये नहीं कहोगे कि मेरे साथ 80% जनता है, तो 20% जनता कौन सी नहीं है? और 80% जनता अगर इनके साथ है, तो 2017 में इनको 38% वोट मिले थे। तो आप अगर निकालेंगे तो इसका मतलब कि 20% जो ये मान रहे हैं कि इनके पास नहीं है, और बाकी मिला के 62% जनता इनके खिलाफ है, ये मुख्यमंत्री जी खुद मान रहे हैं। तो जवाब इनसे पूछिए कि क्या ये चीज मान रहे हैं कि इनके साथ वो 62% प्रतिशत लोग नहीं है। और दूसरा कि अभी इन्होंने कहा कि आतंकवाद बढ़ रहा है, तो ये तो बताना चाहिए कि इतने कद्दावर इनके मुख्यमंत्री जिनको ये बोलते हैं, उनके होते ही उत्तर प्रदेश में कहां से आतंकवाद बढ़ने लगा? अभी और बढ़ेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है। तो ये दोनों प्रश्न मैं चाहूंगा चंद्रशेखर जी, इनसे आप पूछिए। बिल्कुल। मुकेश जी, आप सुन रहे होंगे जो कहा है कार्तिकेय सिंह ने। नहीं, देखिए, ऐसा है कि चुनाव जो है सबसे बड़ा आपका लिटमस टेस्ट है। चुनाव के अंदर कौन जीतता है, किसको शिकस्त मिलती है, ये आपकी नीति और आपके जो कार्यक्रम, उसका एक प्रकार से परीक्षण है। 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सरकार दूसरी बार पुनरावृत्ति हुई हो। हमेशा कोई ना, एक बार किसी की सरकार आती है, फिर दूसरी बार दूसरी की सरकार आती है। अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव में बहुत अच्छा उन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन उसके बाद वो लगातार अपनी नीतियों के कारण वो शिकस्त खाते चले गए, और आज उनका हालत ये हो गई है, कभी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो उनकी साइकिल पंचर हो जाती है। अब उनसे हट करके अब आरएलडी के जयंत चौधरी साहब के साथ नया प्रयोग करना सोचा है। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने कोई ठोस कार्यक्रम नहीं किया है, हमने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है, हमने रंगों के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश को तकसीम किया है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन चुनाव के परीक्षण का जो रिजल्ट आएगा, उससे इनके सारे सवालों का जवाब स्वतः मिल जाएगा। अब ये मार्च के अंदर अपनी सरकार बनाने का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि चुटकुला ही लग रहा है मुझको, कि मार्च में कांग्रेस का देखिए कोई आधिपत्य उत्तर प्रदेश के जमीनी हकीकत पर नहीं है। प्रियंका जी का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो मैं समझता हूँ कि फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो हर प्रकार से कांग्रेस को तो टेस्ट हो चुका है, कांग्रेस को बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि मार्च में कांग्रेस की सरकार आ रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही हास्यास्पद इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार पूरे बीजेपी को फिर से दोबारा से पुनर्स्थापित करेगी और ज्यादा नंबर से करेगी। और ये जितने भी आपके प्रश्न हैं, मैं आऊंगा कार्तिकेय सिंह आपके पास आऊंगा। मैं ये तो नहीं जानता कि सरकार किसकी आएगी, लेकिन ये जानता हूं कि सरकार में तीनों रंग सम्मिलित हो जाएंगे आप वाले, ये मैं जानता हूं। मैं योगेश सोनी जी के पास आना चाहूंगा। योगेश सोनी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। योगेश जी, ये जो लगता है कि आज़ादी आए इतने दशक हो गए, लेकिन बावजूद इसके वही रंगों का कारोबार चल रहा है कि कौन किस रंग में लिपटा है, कौन किस रंग में गढ़ा हुआ है, कौन किस रंग में बढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि ये जो लोकतंत्र है रंगरेज की ड्योढ़ी से आता है और वहीं जाके अपना रंग बदल लेता है वापस? देखिए चंद्रशेखर भाई की पिछले दशक भर में ना राजनीति का जो स्तर है वो बड़ा विचित्र हो गया है। जो अब नेताओं के नारे हैं वो मुद्दों पे नहीं, आरोपों पे हैं। पहले चुनाव मुद्दों पे लड़े जाते थे, अब आरोपों पे लड़े जा रहे हैं। और अब स्थिति ये आ चुकी है कि अपनी मर्यादा, किसको क्या कहना है उसको पता ही नहीं, क्योंकि इतनी तेज, इतनी स्पीड में सभी दल भाग रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस समय हमें बयान क्या देना चाहिए। खैर, बहरहाल हम उत्तर प्रदेश के परिवेश में बात कर रहे हैं तो हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, लगभग 3 दशक से किसी उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी को दोबारा से ऐसे मौका नहीं दिया। तो बहुत बड़ी बात होती है सभी पार्टियों को समझने के लिए कि आखिर उनको कैसे अपनी जो मौजूदा सरकार है उसको सीट बचानी है, और जो
पिछली सरकारें बना चुके थे उनको कैसे कम बैक करना है। तो बहुत जबरदस्त इस समय रेजम है और जो इस समय रेस लगी पड़ी है उसके इस समय कहने ही क्या। लेकिन हम इस बात को समझेंगे कि जनता का मिजाज क्या है। आज क्या जनता ये जो कहना चाहते हैं वो कर लेते हैं। देखो चंद्रशेखर भाई, सोशल मीडिया के दौर में बहुत चीजें बदली हैं। कुछ लोग युवा हमसे बात कर रहे थे जब रिपोर्टिंग में फील्ड में होते हैं कि वो किसी की शादी फंक्शन में आपस में जाते हैं, एक साथ उनको खाना खाते हुए फोटो वायरल हो जाती है। तो कॉलेज के युवाओं का बड़ा अच्छा प्रश्न मेरे से था कि ये आपस में बड़ा व्यक्तिगत व्यवहार रहता है तो इतना क्यों चलाता है। तो ये समझ में आ रहा है देश की नई पीढ़ी को कि राजनीतिक व्यापार है। अब अपने आप को कोई भी दल कैसे रुझा पाता है, कैसे दिल में दिल डाल पाता है और किस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाता है, ये उसकी कलाकारी, ये उसकी ईमानदारी या ये उसके उस पे आधारित है कि वो कैसे इस चीज को अपनी बताए, या तो वो सरकार बनाए या वो कम बैक करे। तो चंद्रशेखर भाई, आज जो स्थिति है वो कुछ दूसरी हो गई। सोशल मीडिया के दौर में, इस हाईटेक दौर में लोग बहुत कुछ समझते हैं, बट वही वाली बात है कि मैंने आपके पास 4 विकल्प रखे, 4 खाने की चीजें रखी, आपको चारों पसंद था, लेकिन निश्चित तौर पर भूख मिटाने के लिए एक तो खानी पड़ेगी। तो आज राजनीति की वो स्थिति है। योगेश जी, आज राजनीति की वो स्थिति। योगेश जी, देखिए ये जो 4 चीजें रखने की बात है ना, कि 4 चीजें रखी, आपको कौन सी खानी है, दरअसल ये सब वर्चुअली रखी जा रही हैं, ये दिखाई जा रही है बस चीजें। अगर कुछ चीज रखी होती खाने की तो बहुत अच्छी बात थी। ये तो बस दिखाया जा रहा है कि आप ये चीज चुन सकते हैं, फिर अगर ऐसा हो जाएगा तो ये चीज आपको मिलेगी, अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा है चंद्रशेखर भाई, वो भजन की लाइन याद आती है, ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई शाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। जो जिसके हिसाब से बन रहा है, जो जिस तरीके से ऑफर कर रहा है, जो जिस तरीके से, जैसे हमारे केजरीवाल साहब का बड़ा अद्भुत, मैं बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझता हूँ, कई बार वो सेल लगा देते हैं फ्री की, हालांकि उसको कॉपी करा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने, हम ये करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। देखिए, आप जनता को अपाहिज बनाने की बात क्यों करते हैं? आप कोई ऐसी काम या ऐसी बात क्यों नहीं करते जिससे हम जो आत्मनिर्भर बने? हम आत्मनिर्भर के नारे पे चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं। आप फ्री के हिसाब से क्या करते हैं? यही दिल्ली की जनता के साथ वो दिल्ली के फ्री के, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी में जनता के लिए भी कहूंगा, पता नहीं क्या विडंबना कि हम फ्री की ओर भागते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम कमा के कैसे खाएं या हम उन्नति कैसे करें, हम शिक्षा को मजबूत कैसे करें। हम कोरोना के 2 कालखंडों से इस समय जूझे हैं और हमने देखा तीसरे में परिवेश कर गया। मैं दिल्ली से हूँ और मैं देख रहा हूँ वीकेंड कर्फ्यू पे कितना नुकसान, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कितना प्रताड़ित हम लोग यहाँ पर होते हैं। तो देखिए, हमारे पास कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तरीका तो है नहीं, बात तो है, बातों में तो बहुत सारे अस्पताल बना देते, बातों में हमने तो ये कर दिया, बातों में वो कर दिया, लेकिन क्या कभी धरातल की सच्चाई दी है? तो चंद्रशेखर भाई, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। मेरी व्यापारी वर्ग से बात हुई, मैं फील्ड में था 2 दिन से, अभी शाम के वक्त ही मैं घर आया, तो एक व्यापारी वर्ग ने कहा कि मेरी फैक्ट्री है, 40 लोग हैं, उसमें 700 रुपए पर डे देता हूँ, करीब 30,000 रुपए मैं लेबर को देता हूँ और 2 वीकेंड की छुट्टी के हिसाब से महीने में 4 हुई है। तो उन्हें हिसाब लगाया, करीब 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह उसको लेबर को देख के बैठनी पड़ेगी। महंगाई के दौर की बात कह रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं फैक्ट्री कैसे चलाऊं, उसके लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं व्यापारी वर्ग के लिए। नौकरी वाले प्राइवेट सेक्टर में तानाशाही चल रही है। आपके हमारे चंद्रशेखर भाई तमाम ऐसे परिचित होंगे, तमाम ऐसे जानकार होंगे जो बेचारे उदाहरण के तौर पे कहीं 30,000 रुपए तनख्वाह पे काम कर रहे थे, 12,000 रुपए पे काम कर रहे हैं, घर नहीं चल रहा, किराया नहीं दिया जा रहा, बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, लेकिन राजनीति एजेंडे इतने बड़े हैं, इतना बड़ा सपना दिखा देंगे कि वो तुम ही कल ही हो। धरातल पे किसी के पास यही तो सर एक उम्मीद है जिसपे पूरी दुनिया कायम है। मुकेश जी, ये जो उम्मीद दिखाई जा रही है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप भी जब सरकार में आए हैं तब से आपसे भी कुछ उम्मीदें जुड़ गई हैं लोगों की कि अब एक बड़ा ऐसा कुछ होगा कि जीवन बिल्कुल सरल हो जाएगा, लेकिन सरल होने की बजाय जटिल होता जा रहा है। आप किधर इशारा कर रहे हैं? मतलब मैं तो इशारा साफ बिल्कुल एकदम आपकी तरफ कर रहा हूँ। सत्ता में आप बैठे हैं मुकेश जी, इसलिए सवाल आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं किसी कार्तिकेय सिंह और किसी की तरफ इशारा, आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। सीधा आप मुझे स्पष्ट प्रश्न पूछिए ना, क्या स्पष्ट प्रश्न ये है कि बेरोजगारी बढ़ी, स्पष्ट प्रश्न ये है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ी, स्पष्ट प्रश्न ये है कि जो अपेक्षाएं थी आपकी बहुमत की सरकार से वो अपेक्षाएं कमतर निकली, और स्पष्ट प्रश्न ये भी है कि क्या भविष्य में ऐसा होने वाला है कि जो बहुरंगी सपना देखा है वो पूरा होगा? ये स्पष्ट प्रश्न है। नहीं, बिल्कुल पूरा होगा। अगर आप देखिए
2017 से पहले के जो रोजगार के आंकड़े थे वो कितनी आई थी और आज योगी सरकार के टाइम में वो 4.5% रह गया है। तो 16 से 17% से सीधे 4.5% आया, जो कि कोरोना के टाइम में सबसे बड़ी चुनौती किसी भी सरकार के आगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो 23 से 24 करोड़ जनता है। मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर बहुत से कम ऐसी मुल्क होंगे जिनके अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, इतनी विविधता होगी, इतनी डाइवर्सिटी होगी। उसमें लगातार एक भी आप मुझे बताइए कि कोई भी रॉयट्स उत्तर प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित की गई है। जितना निवेश किया गया है डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के, अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स गिनाने लगूं, तमाम ऐसे क्षेत्रों के अंदर निवेश आया है जो कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी सरकार का बिल्कुल एक चूक उनका योगदान है। आप इस प्रकार से हाईवे देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, पहले मात्र 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज कितने एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। बने कहाँ है सर, बनेंगे तभी तो है सर ये सब। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस आपके सामने देखिए शुरू हो गया है, दिल्ली मेरठ का जो एलिवेटेड एक्सप्रेस है वो शुरू हो चुका है, अब मेट्रोज आ रही है, नए एम्स की स्थापना की जा चुकी है, वाटरवेज हल्दिया से लेकर के बनारस तक के लिए बनाया जा रहा है। आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप देख लीजिए, और यहाँ तक कि जो ग्राम पंचायत उसमें भी चुनाव में आपने देख लिया होगा कि हमने कैसे जीते हैं। तो वो एक इंडिकेशन देता है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। छोटे से छोटे लेवल पर वहां पर जो है एक उनके लिए कार्यालय की स्थापना की जा रही है, ताकि वहां पर जो है लोगों का सीधा जुड़ सके तमाम सुविधाओं से जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार उनके साथ पहुंचाना चाहती है। अगर मैं गिनाने लगूं तो आपका कार्यक्रम बहुत छोटा पड़ जाएगा। मैं चंद्रशेखर जी, नहीं, कार्यक्रम तो बहुत सारे छोटे पड़ चुके हैं आंकड़ों के आगे, उपलब्धियों के आगे। ये तो मैं आपको आंकड़े, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको एक एक चीज के ऊपर आंकड़ा दूंगा। नहीं, मैं सर आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। ये जो आंकड़े और उपलब्धियां हैं वो बहुत ज्यादा है। आप कंपैरिजन में बताइए कि जब समाजवादी पार्टी का वो था वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर साम्राज्य, कितने गुंडागर्दी वहां फैली हुई थी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। हर अच्छे पोस्ट पर यादवों को पोस्टिंग दी जाती थी। आजम खान जैसे लोग जो है औरतों के ऊपर तमाम घृणास्पद उन्होंने कमेंट किए हुए हैं। एक बार मतलब आप मेरा आपसे मुकेश जी में बताइए, मुकेश जी बड़ा विनम्र निवेदन है मेरा आपसे, एक बार वो आंकड़े उठा के देख लीजिएगा जो जिन जातियों को पोस्टिंग मिली है पिछले 5 साल में, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसको मिली है किसको नहीं मिली है, लेकिन आप देख लेना बहुत आराम से। और आजकल सब कुछ सर्वसुलभ है देखने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ठीक है। मुझे बताइए, एक भी तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुई है। पहले कितने रॉयट्स होते थे, कहीं संभल में राइट, कहीं मुरादाबाद में राइट, कहीं मेरठ में राइट। मुझे बताइए, शांति स्थापित करना कोई छोटी मोटी चुनौती है? यहाँ पर हर आदमी जो है आग भड़काने में लगा है, जातियों के अंदर भिड़ाने में लगा हुआ है। योगी जी ने अपने एकमात्र उससे उद्देश्य से, अपनी ईमानदारी से और अपने संकल्प से उत्तर प्रदेश की समाज के अंदर जो शांति स्थापित की है, वो हमें एक कोई छोटा मोटा उपलब्धि है। आप इस बात को, कोई आदमी सड़क से बाहर निकलने में डरता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे सर, लड़ने लायक हिम्मत ही नहीं बची लोगों में। नहीं, सब हिम्मत है। अरे ये देखिए, ऐसा है जितने भी आपराधिक तत्व हैं वो सब बिल में घुस गए। मैं आऊंगा आपके पास और जेल के अंदर चले गए। मैं आपको कहिए तो स्टैटिस्टिक्स बता दूं कितने लोग अंदर गए। तो लेकिन आप ये भी देखना एक बार, मेरे कहने से जो आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने विधायक अब जो टिकट पाएंगे उनमें अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये भी देखना सर मेरे कहने से। अपराधियों का स्टैटिस्टिक्स तो समाजवादी से पूछिए ना। अगर आप ये बात कह रहे हैं, मैं आपसे सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अपराधियों को समाप्त किया है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। आपने इच्छा शक्ति दिखाई, अच्छा काम किया। लेकिन एक बार जब टिकट मिल जाए 403 सीटों पर, तो उठाकर देखिएगा कि कितने लोग इस बीजेपी की लिस्ट में जो टिकट पाए हैं वो अपराधी हैं। ये एक बार देखिएगा सर, फिर वहां आपको लगेगा कि इच्छा शक्ति राजनीति की ड्योढ़ी पर जब चढ़ती है तो कितनी कमजोर हो जाती है। सर ये टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये आपका निराधार है। मैं पहले तो अपराधीकरण को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। अभी चुनाव आयोग ने बहुत क्लियरली बोला है। चलिए मैं फिर आपको लिस्ट बता दूंगा सर मुकेश जी, उस दिन जिस दिन टिकट मिल जाएगी सबको।
अंतोगत्वा उसका परिणाम क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल आपका आऊंगा आपके समाज- पास, आऊंगा आपके पास। कार्तिकेय सिंह, देखिए पहले तो आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो कह दीजिए, फिर सवाल आपसे पूछूं। मुकेश जी ने देखिए खुद ही बता दिया कि कानून व्यवस्था की क्या हालत है। जब इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत आपको पता है हम कैसे जीते थे, तो शायद पूरी प्रदेश की जनता के साथ देश की जनता को पता है कि कैसे जीते थे। औरतों के कपड़े खींचते हुए, अगर चीर हरण महाभारत में किसी ने द्रौपदी के बाद देखा है आज की पीढ़ी ने, तो ग्राम पंचायत के चुनाव में देखा हुआ है। किस तरीके से महिलाओं के कपड़े छेड़े गए, उन पे हाथ उठाया गया, वो देख रखा है। उन्नाव में इनके विधायक ने उस पूरे परिवार के साथ क्या किया है, ये पूरे प्रदेश ने देखा है। हाथरस में रात में एक बेटी का इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसको किस तरीके से जलाया गया, ये पूरे प्रदेश ने देखा। कमलेश तिवारी ऐसी हर सरकार की हिंदू लंबी बनता है, लिस्ट है। देख रखा है। गोरखपुर में क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ योगेश जी, आ रहा हूँ आपके व्यापारी पास, तरंग आ रहा हूँ। उसने देख रखा है। मतलब ये इन्होंने खुद ये समझ रहे हैं कि क्या हालत है। एनसीए डेटा की बात करते हैं, एनसीआरबी के डेटा उठा के देखे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। महिलाओं का अगेंस्ट क्राइम हो, सबसे ज्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड हो, रेप हो सबसे ज्यादा, तो नंबर 1 है। इसी उत्तर प्रदेश में किसानों को अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने कुचल के मारा है, उसको भी बचाने में लगे थे। एसआईटी के चार्जशीट में 5000 पन्नों की चार्जशीट में उनका नाम आया, ना सिर्फ नाम आया, यहाँ तक कि बोला गया कि बंदूक से गोली चलाई गई। ये चाल चेहरा चरित्र है जो प्रदेश की जनता के सामने है। डेटा ये है इनके पास। चलिए, ठीक डेटा है, वो है जब अब लखनऊ में, इलाहाबाद में बच्चों को बेरोजगारी के नाम पर डंडे मारे जाते हैं, वो रोजगार मांगने जाते हैं। ये सच्चाई है इनकी। चलिए, अब मैं उसी सच से वाकिफ होना चाहता हूं। मैं योगेश जी के पास आऊंगा। योगेश जी, कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं, कुछ आंकड़े हैं आपके पास? देखो ऐसा है चंद्रशेखर भाई, हम देखिए पिछले लगभग 3 सरकारों की बात करें, हमने बीजेपी से पहले बीजेपी का कालखंड खत्म हो रहा है, और हमने इससे पहले सपा बसपा को देखा। तो मेरे जो मित्र कार्तिकेय सिंह हैं, ये जो अभी बात कर रहे थे कि ऐसी घटनाओं के तमाम हर सरकार में उदाहरण हैं। मैं किसी सरकार का पक्षपात नहीं कर रहा है, किसी सरकार को मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, इतने बड़े राज्य को संभालना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा कोई भी पार्टी का मुखिया, उसका राज्य का मुखिया नहीं है जो अपने कालखंड में जानबूझ के क्राइम कराए। अगर हम बस देखिए, हमारे साथ इस समय बसपा का, हमने अपने खुद कालखंड में वो कवर किया है। इस समय लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर था, इसमें कोई दोहराए नहीं। अपने ऊपर कोई भी छींटाकशी नहीं लेना चाहता। और देखिए, बात रही कि एनसीआरबी के क्राइम के आंकड़ों की, तो पहले तो एफआईआर भी दर्ज जनाब बड़ी मुश्किल में हुआ करती थी। आज एफआईआर तो कम से कम एक्सेस करती है सरकार। मैंने फिर कहा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें कार्तिक भाई। अगर हम इस बात को ऐसे समझे तो काम तो हर सरकार करती है, और कोई भी सरकार अपने ऊपर कोई लालच लेकिन कोई सरकार ऐसे मुद्दों को बचाती नहीं है। कोई सरकार बचाने के लिए ऐसा काम नहीं करती है। सरकार उस पर निर्णय लेती है। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। अब देखिए कार्तिकेय जी, बचाने का काम अब देखिए कार्तिकेय जी, देखिए कार्तिकेय जी, ऐसा नहीं है। सच तो आपसे भी पूछा जाएगा, सत्ता का उपयोग और बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो लीजिए सर, सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग आपसे ज्यादा कोई करना नहीं जानता इस देश में। बिल्कुल, ये स्पष्ट बात है। नहीं, आपने गलत बोला। जनता के उपयोग के लिए काम करना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, हालत खराब करना जरूर जानता है। मैं तो आपसे डेटा पे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। मैंने कहा वो चाहे कोई भी सरकार, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर राजस्थान में क्या बलात्कार हो सकता है, कोई भी कर सकता है। किसकी मानसिकता में क्या चल रहा है नहीं कह सकते। क्या राह चलता है, किसी को गोली मार सकता है, जान ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन उसके बाद कार्रवाई कितने जल्दी हुई और सरकार का संरक्षण मिला कि नहीं मिला, बात इस पे करी जाती है। तो बड़ा प्रदेश तो मतलब बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा प्रदेश बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी पुलिस फोर्स। बिल्कुल योगेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मुकेश जी कह रहे थे कि क्या भाजपा का जब टिकट बटेगा और या जो पहले लोग चुनाव लड़े हैं, क्या उनमें अपराधी नहीं है, उनमें बाहुबली नहीं है कई लोग? देखिए ऐसा होता है कि बाहुबली की परिभाषा हम कई रूप में वर्गीकरण के आधार पर समझते हैं कि बाहुबली का अर्थ क्या हो। बाहुबली पैसे के रूप में बाहुबली हो गया, अपराधी के रूप में बाहुबली हो गया। तो इस बात को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक बात कह सकते हैं कि बीजेपी में बाहुबलियों को इतना वो मौका नहीं दिया गया जितना पिछली सरकारों में रहा है। इसमें बड़ा फिल्टर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं इनकी सरकारों में नहीं है। अगर सूची लेके बैठेंगे तो ऐसे तमाम नाम आ जाएंगे। तो देखिए, जो उनको पता होता है कि वहां से कैसे सीट निकलेगी, क्या होगा। अंत में तो राजनीति है ना चंद्रशेखर भाई। अंत में तो जो हम समझते हैं कि उनको पता, अगर ऐसा चेहरा है,
लेकिन फिर भी बावजूद इसके चीजें लगातार फिल्टर हुई हैं। ऐसा ही अखिलेश सरकार ने भी करा था, हालांकि अपने पिताजी और चाचा जी के प्रेशर में उन्हें कुछ टिकट देने पड़े थे। वो कालखंड मुझे याद है, चूंकि मैं वहां था, तो उन्होंने भी अखिलेश यादव भी उनकी प्रशंसा में करूंगा कि वो भी इन चीजों को बड़ा फिल्टर होकर अपनी सरकार को संचालित करना चाहते थे, लेकिन घरेलू विवाद के चलते वो नहीं कर पाए। उसका हमने नतीजा भी देख लिया था कि चाचा और भतीजा अलग हो गए थे। लेकिन तकनीकी रूप से दोनों का प्रेशर था, क्योंकि वो उनके भाई थे, वो उनके बेटे थे, उनको अलग पार्टी तक बनानी पड़ी, जिससे सपा की तो एकदम कहते हैं कि असमत सी लुट गई थी, बड़ा बुरा हाल हुआ था। तो ऐसा नहीं है, चीजें सबके साथ चलती हैं, सबकी परिस्थितियां चंद्रशेखर भाई थोड़ी थोड़ी अलग होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। मुकेश जी, अब जो भगवा और लाल है, तो लाल रंग तो क्रांति का भी होता है हिंसा के अतिरिक्त, तो वो क्रांति से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है कि लाल रंग भी कहीं आपके साथ होगा, या लाल रंग भी कहीं सम्मिलित होना चाहिए? क्यों लाल रंग से दूरी बनाई जा रही है? देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि मैं आपके लाल रंग पे भी टिप्पणी करूंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के क्राइम की स्टेटस देखिए तो माफियाओं के अवैध ढंग से अर्जित 1866 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं योगी सरकार ने। इसके अलावा अगर आप 2016 के सापेक्ष में 2020 में एफआईआर के आंकड़े देखें तो 70%, मतलब तमाम ऐसे मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगा जिसमें कमी आई है। तो अपराधीकरण के दृष्टिकोण से योगी सरकार को 10/10 मिलेंगे। तो आप, अरे सर, अब ये तो आप बीजेपी वाले हैं, कितने को खुद को कितना ही नंबर दे दीजिए। नहीं, आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए ना, कितने बड़े बड़े दिग्गज बाहुबली और माफिया लोग उसके अंदर घुसे हैं। चलिए खैर, एनीवे उस बात को छोड़ देते हैं। कांग्रेस वाले पहले अपने राहुल गांधी से पूछ ले हैं कहां पर उनकी क्या दिशा निर्देश है, तब उसके ऊपर किसी प्रकार की टिकट मुझे तो लगा कि भाजपा वालों काम है टिकट चेक करके बता पाएंगे कहां पर है। नहीं, हम तो बता देंगे, हमें पता है कहां पर है, लेकिन आप भी जरा अपने गायब हो गए। देश के अंदर 5 असेंबली इलेक्शन अनाउंस हो गए और राहुल गांधी जी का पता नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये तो कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व का हाल है। तो आप समझिए जमीन पर विपसना में होंगे सर, वो सैलाब तूफान रुक करके आता है, एकदम से आता है। वही मैं कह रहा हूँ कि विपाशना में ये पार्टी पूरे जिंदगी भर ही अब तो उसमें विपाशना में रहने वाली है। मुझे इस प्रकार से इनके कार्तिकेय सिंह जी कहाँ विपसना में चले गए हैं क्या? कहाँ गए हैं राहुल गांधी? नहीं, विपाशना में नहीं गए, यहीं पे लोगों की आवाज उठा रहे हैं, हर टाइम उठा रहे हैं। कोरोना काल में उठाई थी, आज उठा रहे हैं, हर समय इलेक्शन हो गया, सब पूछ रहे हैं कहाँ है। प्रभारी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश में प्रभारी प्रियंका जी हैं, वो हर समय दिख रही हैं। आलम ये हो गया कि प्रधानमंत्री को अपना सारा काम छोड़ करके, वैसे काम तो करते नहीं है, वो काम छोड़ के उनको 11 बार यूपी में आना पड़ गया है, अभी न जाने कितनी बार आएंगे। तो ये आलम है। राहुल जी जब आएंगे, मैंने आपसे बोला कि सैलाब तूफान रुक करके आता है, वो आएगा। अच्छा। तो यही कांग्रेस पार्टी है जिसने शायद कोरोना काल में देखते पहले सबसे पहले अपनी रैलियां रद्द करी थी। तो राहुल जी आ जाए तो इनके समय तो उनको कुछ दिखता नहीं है, नहीं आए तो पूछे राहुल जी कहाँ आएंगे। मैंने इसलिए बोला कि इन लोगों को ज्यादा पता है, टिकट चेक करते हैं सब लोग। कार्तिकेय सिंह जी बुरा न मानिएगा, उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति पता है कैसी है? फटक चंद गिरधारी लुटिया नथारी। आप कुछ ही बांट लीजिए और कुछ ही दे लीजिए, वो तो जनता तय करेगी ना। देखिए, वो तो अब आगे तय होगा, अभी तक वोटर है 15 करोड़ जो वोटर हैं, उसमें महिलाओं की संख्या 7 करोड़ है, 6 करोड़ 98 लाख है। आधी आबादी यानी कि महिलाओं की है। हमेशा पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में ऐसी एक मुहिम लेकर के आए प्रियंका, जैसा संकल्प पत्र लेकर के आए जिसमें महिलाओं को कैसे एम्पावर किया जाए, कैसे सशक्त किया जाए, उसकी बातें करी जा रही है। अपार जन समूह 18 साल से ऊपर की युवतियों का मिल रहा है, तो शायद ये उससे घबरा गए हैं, क्योंकि ये महिलाओं विरोधी रहे हैं हमेशा। टिकट कितने सीटों पर टिकट में भी लड़ेंगे आप? 403 पूरी सीटों पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लाए हैं, और 40% महिला बेटियां माल चुनाव लड़ेंगी, अपने आप को सशक्त करेंगी। प्रियंका जी का जो सपना है वो साकार होगा 10 मार्च को। और उसका वोट शेयर भी पता चल जाएगा 10 तारीख को कितना है। बिल्कुल पता चल जाएगा उसमें। देखिए वोट शेयर का कोई कहने की बात नहीं है। 39% वोट शेयर इनका 2017 में था भाजपा का, हम मानते हैं हमारा 7% के आसपास था। पंजाब में इसके उलट देखिए 39% पे हम थे, करीब 5.5% करीब भाजपा का था। अरे पंजाब में तो आप
पंजाब में तो लड़ाके हैं आप, पंजाब की कहाँ बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा पंजाब हूं, में तो बीजेपी को घुसने नहीं दे रहे हैं आप। मैं आपको वोट शेयर का जनता पर नहीं अपने घुसने नहीं दे रहे, पंजाब की कहाँ बात कर रहे हैं आप कार्तिकेय सिंह? पंजाब में तो शेर हैं आप, लेकिन हम तो बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरे देश में बब्बर शेर है, ये हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने कहा है। तो हम हर तरफ बब्बर शेर हैं, हम आवाज उठाने के लिए हर तरफ बब्बर शेर हैं। हम पंजाब में किसी को नहीं रोक रहे हैं, हम लोकतंत्र में मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य। रोकने की तो जांच चल रही है आपकी। किसान, आप कह रहे रोक नहीं रहे, रोकने की तो जांच चल रही है आपकी। पंजाब में सबसे पहले कमेटी तो चन्नी साहब ने बनाई है, केंद्र भी नहीं बना पाया। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, हम भी तो जानेंगे इनकी। मैं आऊंगा आपके पास कार्तिकेय जी। योगेश जी, ये जो सबसे बड़ा सवाल इस समय जो मौजूद है, योगेश जी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है साहब। योगेश जी, ये जो इतनी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, 25 लाख नए वोट, 24 लाख 90 हजार नए वोटर जुड़े हैं, और वो जब सुनते होंगे नए वोटर जो पहली बार वोट डालेंगे, कल इलेक्शन कमीशन की पीसी थी, उसमें ये जानकारी मिली सबको कि 24 लाख 90 हजार नए वोटर जुड़ रहे हैं, तो उनको कैसे लगता होगा कि लोकतंत्र इतना युवा और नई शताब्दी का ये लोकतंत्र है, 22 साल का लोकतंत्र है, लेकिन वो सुनते होंगे, सोचते होंगे कि ये लाल रंग का लोकतंत्र, किसी का भगवा रंग का लोकतंत्र, किसी का नीले रंग का लोकतंत्र, तो ये जो रंगों में गढ़ा गया लोकतंत्र है, तो उनको लगता नहीं होगा कि ये जो 22 साल का नई शताब्दी है, जवान बिल्कुल नौजवान, तो कैसे लगता होगा उनको? मुल्क ने तरक्की कैसे की है? भाई देखिए, हम सर्वे पे रहते हैं तमाम एजेंसियों की तरफ से, तो जो आज का युवा है वो कोई ऐसी सोच से नहीं उजागर हो रहा है कि वो एक ही तरफ से चले। मैंने शायद आपकी डिबेट में पहले भी कहा, आज फिर जिक्र कर देता हूं, जो भी आप हमारा चैनल देख रहे होंगे, कि अगर आज की डेट में परिवार में 4 लोग हैं और वो युवा पीढ़ी है और वो युवा सोच से प्रेरित है आज की, तो वो अलग वोट डालेगा, वो अलग डालेगा। पहले जमाना है कि घर एक ही पार्टी को वोट देता था। आज अपने घर से भी आप ये नहीं तय कर सकते, आपके घर में 4 सदस्य हैं, कि आप चारों के चारों एक ही पार्टी को वोट दे। तो जो युवा है, हालांकि आपने उसके मस्तिष्क पर प्रभाव की मेरे से जाननी चाहिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि वो थोड़ा सा पीड़ित और प्रताड़ित होता होगा कि मैं जिस लोकतंत्र को पहली बार जीतने जा रहा हूँ, जब पहली बार वोट डालते हैं तो वो कालखंड भी हमने देखा है कि हम बड़े उत्साहित होते हैं, अति उत्साहित होते हैं। जब पहली बार वोट डालते हैं तो बड़े बुजुर्ग भी कह देते हैं, भाई तू जवान हो गया आज से। तो उसकी सोच पे वैसी पकड़ बनाना पार्टियों के बस का मुझे नहीं लगता शायद कोई बात है, लेकिन कहते हैं कि जिस रंग में रंग जाओ वही रंग बहुत अच्छा है। कैसा वो देखते हैं, समझते हैं, और अपनी सोच के आधार से जो वो चुनना चाहेंगे वो चुन लेंगे, बशर्ते हमारी नई पीढ़ी पे कोई ऐसा रंग ना चढ़े जिससे उसकी सोच पे कोई काबू पा पाए। बिल्कुल। मुकेश जी, ये बड़ा गंभीर सवाल है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, ये जो नौजवान पीढ़ी जुड़ रही है, 24 लाख 90 हजार वोटर जुड़ रहे हैं, इनको ये भरोसा तो होना चाहिए ना कि लोकतंत्र स्वस्थ है, किसी रंग में रंगा हुआ नहीं है और किसी रंग में चढ़ा हुआ नहीं है। ये लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। देश की प्रगति तभी होगी जब हम इन संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठ करके समाज के और देश के हित में जो भी नीतियां होंगी उसको सपोर्ट करें, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो। ये तो ये हमारा बुनियादी सिद्धांत है। और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना, ये तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा संकल्प है, जिसको वो कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए, हिंदुस्तान जो है सबसे यंग कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। औसतन उम्र चाइना की 40 साल है, हमारी जो है 25 या 26 साल जो है हमारी औसतन उम्र है। तो हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है चंद्रशेखर जी, वो तो पूरा यूथ के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, और उनको आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, मैं समझता हूँ कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा संकल्प और सपना है। तो कहीं पर ऐसी कुताही करने की हम लोग तभी, और हम तो चाहते कि आगे बढ़कर के वोट दें, और जो समाज की संरचना, देखिए वोट नहीं देंगे तो आप अपने वोट को फेल कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से यूथ को देश के अंदर प्रोत्साहन करना चाहिए, उनकी राजनीतिकरण एक सही कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि उनकी एनर्जी चैनलाइज हो देश के डेवलपमेंट में।
तो ये हम लोगों की तो भौतिक बिल्कुल समझिए बुनियादी नीति हमारी है। तो आपको कहीं पर ऐसा नजर आएगा कि हम युवकों के प्रति हमारा कोई समर्थन नहीं है, तो आप मुझे एक भी उदाहरण दे दीजिए। बिल्कुल। कार्तिकेय सिंह जी, देखिए जिम्मेदारी आपके ऊपर पता है क्या है। 10 मार्च को जब जनादेश आ जाए, चाहे जनादेश कैसा भी हो, लेकिन नारा और आपका इकबाल यही बुलंद रहना चाहिए कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और आप लड़ने के लिए 5 साल चाहे किसी भी भूमिका में हो तैयार रहें और जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें। ऐसे नहीं कि झोला डंडा उठा के कहीं और चल दें। ये जिम्मेदारी तय होना बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल सुनिश्चित है कि हम लड़ेंगे। हम किसी भी रूप में, अगर आपने ऐसी बात करी है 10 मार्च को, पहली बात हम सरकार के रूप में आएंगे, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी को भी लड़ना पड़े, एक सौहार्द का माहौल वहां पे बने। लेकिन हम किसी भी माहौल में आएंगे तो हम लड़कियों लड़ सकती हूँ के नारे को बुलंद करेंगे, ना सिर्फ लड़कियों के लिए, समाज के किसी भी तबके, किसी भी जाति, किसी की भी बात होगी तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लड़ा है। आप देखिए, तो पिछले आप उठा के देखिए, विपक्ष की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसने मुद्दे उठाए। कोरोना काल में बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, ऑक्सीजन की कमी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। आप बताइए विपक्ष में किसने उठाया? सपा बसपा किसने उठाया है? चुनाव में आकर के मुद्दे बना सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए लड़ा कौन है जमीन पर? हाँ, नहीं देखिए, लड़ा कौन है आपको पता है चंद्रशेखर जी, लड़ कौन रहा है, लगातार कौन लड़ रहा था वो पता है। आपने भी धक्का खाते राहुल जी और प्रियंका जी को देखा है हाथरस के रास्ते पे। आपने भी रोका है, देखा है किस तरीके से रोका गया था हम लोगों को। आपने भी देखा था प्रियंका जी को सुल्तानपुर में किस तरीके से नजर बंद करके बंद किया गया था। तो लोग देख रहे हैं, आपके साथ लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास आजादी से पहले भी लड़ने का था लोगों के लिए, आजादी के बाद भी लड़ने के लिए, और हम लगातार संघर्ष लड़ते रहेंगे लोगों के लिए। आपस में हमारी पार्टी कभी लड़ाने नहीं वाली लोगों को। हमने बोला नहीं, ये तिरंगा हमारे लिए भगवा लाल टोपी कुछ नहीं है। हमारी पार्टी के रंग में ये तिरंगा आता है, इसी के लिए हम लड़े थे, इसी के लिए हमारे पूर्वज लड़े थे, इसी के लिए मैं लड़ते रहेंगे। हर एक सदस्य कांग्रेस पार्टी का लड़ेगा। बिल्कुल। योगेश जी, ये जो वादे हैं और ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले सामने आती हैं, बाद में इनको कितना स्थायी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये भी एक सवाल है बड़ा। देखिए चंद्रशेखर भाई, निश्चित तौर पे जो आप वादे करते हैं वो पूरे हो तो सरकार पे एक भरोसा जमता है, तभी वो रिपीट करती है, तभी लोगों का विश्वास जमता है। लेकिन यदि हम अपने वादों के, मैं कहता हूँ चलिए हिंदुस्तान की राजनीति में 100% वादे को ले और उदाहरण के तौर पे वो 60% भी पूरे कर दे, तब भी वो सरकार एक सुचारू रूप से कामयाब सरकार कहलाती है। लेकिन जब बिल्कुल ही वादे करके निरादर हो जाते हैं, और ऐसा हमने देखा है कि जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा से विधायक जीते, कई विधानसभाएं ऐसी हैं जिनकी शिकायत ऐसी है कि जनप्रतिनिधि जीतने के बाद वहां नहीं दिखा, तो बड़ा परेशानी होती है। देखिए, जो भी जीते, आपने बहुत अच्छी बात कही जैसे कांग्रेस को लेके कि आपके चाहे जो भी परिणाम हो, आप सरकार में हो या ना हो, इस नारे को जिंदा रखिए। इससे एक महिलाओं को, आज की युवा लड़कियों को, पीढ़ी को एक ताकत मिली है, इस नारे में बहुत अच्छा दम है। तो ऐसे ही हर पार्टी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अंत में राजनीति को व्यवसाय या एक वो ना समझते हुए एक जनता का भले का एक प्रकरण, एक प्रक्रिया भी समझनी चाहिए। तो मैं इस बात को मानता हूं कि जो भी पार्टी आए, जो भी सरकार आए, वो जो भी करे, लेकिन जनता की पीड़ा को, जो बुनियादी जरूरत है और जो खास तौर मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग है, उसकी सुध जरूर ले। क्योंकि एक वर्ग तो जीवन संचालन कर लेता है, उसके पास बैकअप रहता है। जैसे हाल ही की स्थिति में तमाम ऐसे परिवार हैं जो टूट चुके, बिखर चुके। कोरोना के कालखंडों में खासतौर दूसरी लहर की चर्चा करें तो बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी हुई कि जिन परिवारों के सभी कमाने वाले चले गए, तो बड़ा दुख होता है। सरकार उस जनता पे, उस वर्ग पे भी ध्यान दे कि जो वाकई इस समय केवल सरकार के भरोसे है, जो उनको अपना अभिभावक मानती है, जो उनको अपना गार्जियन मानती है। बिल्कुल योगेश जी, समय समाप्त हो रहा है। मुकेश त्यागी जी, कार्तिकेय सिंह जी, योगेश सोनी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। और दरअसल ये जो रंगों में रंगा जा रहा है लोकतंत्र को, तो लोकतंत्र को रंगों में रंगने का जो कारोबार है, ये राजनीतिक दलों को समझना होगा कि रंगों से इतर जो स्वस्थ लोकतंत्र है वो कहीं नजर आना चाहिए। रंगा हुआ लोकतंत्र नजर नहीं आना चाहिए, स्पष्ट लोकतंत्र नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जनता बड़ी अपेक्षा रखती है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।